डी एडिक्शन वैक्सीन्स जो हैं, बेसिकली जो एडिक्शन होता है, ये क्या होता है? एडिक्शन होता है किसी भी पर्टिकुलर ड्रग का जो कि स्पेशली नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। और एडिक्शन मतलब होता है कि विदाउट उस ड्रग के हम रह नहीं पाते। सो स्पेशली इट इज़ मेनली फोकस्ड टू द ह्यूमन बींग्स, नॉट फॉर द एनिमल्स। सो आई विल नॉट गो थ्रू डिटेल गॉन थ्रू डिटेल कि इसमें मैं आपको एक एक चीज़ बताऊं। मेनली इसका मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं कि जो डी एडिक्शन वैक्सीन्स हैं, इसको हम बेसिकली तब देते हैं जब इस किसी ड्रग का एडिक्शन हो जाता है। ओके, तो बेस्ट प्रैक्टिस फॉर एन एडिक्शन वैक्सीन would not be to receive the immunization in advance of coming into contact with the things being immunized against। तो ये तब होता है जब आप वो जो पर्टिकुलर ड्रग है वो ले चुके होते हैं, और इसके बाद जा कर के हमें डी एडिक्टिव वैक्सीन, डी एडिक्शन वैक्सीन देना पड़ती है ताकि उस ड्रग का जो बार बार एडिक्शन हो रहा है वो ना हो। तो इन 1972 सबसे पहले जो रिसर्च हुआ था वो ये था कि मॉर्फिन और बोवाइन सीरम एल्ब्यूमिन को मिक्स किया गया एज ए प्रोटीन, और एंटी मॉर्फिन एंटीबॉडीज़ बनाई गई थी। और बाद में इन एंटी मॉर्फिन एंटीबॉडीज़ का यूज़ किया गया था कि जब भी मॉर्फिन एडिक्शन हो तो उसमें इन एंटीबॉडीज़ को दिया जा सके। ह्यूमन में जो एफडीए ने अप्रूव किए हैं वो डिफरेंट टाइप के एडिक्शंस हो सकते हैं, लाइक अल्कोहल एडिक्शन, निकोटीन यानी कि स्मोकिंग का एडिक्शन, ओपियाइड एडिक्शन, कोकेन एडिक्शन, देन मेथेम्फेटामिन एडिक्शन एंड कैनबिस एडिक्शन। तो इसमें जो अल्कोहल है, इसके ट्रीटमेंट के लिए जो ड्रग आई है वो है नेलट्रेक्सोन। इसका ट्रेड नेम है विविट्रॉल। इसके अलावा एकेम्प्रोसेट, इसका जो ट्रेड नेम है वो है कैम्प्रल। देन डायसल्फिरेन, इसका ट्रेड नेम है एंटाब्यूज़। ये एफडीए अप्रूव्ड है। निकोटीन जो कि स्मोकिंग करते हैं उनके लिए दो ड्रग्स मोस्टली एफडीए अप्रूव्ड हैं, जिसमें है ब्यूप्रोपियोन, जिसका ट्रेड नेम है वेल्ब्यूट्रीन, और वेरेनिस्लीन, इसका ट्रेड नेम है चेंटिक्स। ठीक है। ओपियोइड में जो एडिक्शन होता है ओपियोइड का, उसमें देते हैं मिथाडोन एंड ब्यूप्रीनॉर्फिन। इसका ट्रेड नेम है सुबॉक्सोन, ये भी एफडी अप्रूव्ड है। और अभी कोकेन के लिए कुछ भी नहीं आया है, मेथाम्फेटामिन के लिए कुछ भी नहीं है, और कैनबिस के लिए भी कुछ नहीं आया है। लेकिन यहाँ पर चेंट्रिक्स का जो यूज़ करते हैं, मतलब जिनको बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने का एडिक्शन है, वो जब चेंट्रिक्स का यूज़ करते हैं तो इसका साइड इफ़ेक्ट भी है। इसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होगा, बिज़ारे ड्रीम्स, कुछ भी उटपटांग ड्रीम्स आएंगे, और सुसाइडिलिटी के सिम्टम्स आएंगे। तो ऐसे में एफडीए जब भी कभी इन ड्रग्स को देता है तो हाईली रिकमेंड करता है, स्ट्रांगली रिकमेंड करता है, और वार्निंग देता है कि ये सिम्टम्स आएंगे। अभी रिसेंटली इन 2013 में निकवैक्स का इम्यूनाइजेशन किया गया, और ये देखा गया कि जो निकोटिन के रिसेप्टर हैं इसके साथ में ये बाइंड हो जाता है, और ऐसे में जो सिगरेट पीने के चांसेस हैं वो 40% तक रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद 2013 में एक निसिन करके वैक्सीन आई थी, एंटी स्मोकिंग वैक्सीन। ये फेज़ सेकेंड ट्रायल में ही फेल हो गई। तो यहाँ जो मैं निकवैक्स की बात कर रहा हूँ, ये निकवैक्स जो है मेनली निकोटिन के साथ बाइंड होता है, और निकोटिन के साथ बाइंड होकर के, सॉरी, निकोटिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, और ये बाइंडिंग लगभग 12.5% तक होती है। इसमें ये जो भी एंटी एडिक्शन वैक्सीन हैं जो एफडीए ने अप्रूव की हैं, ये ऑलमोस्ट 2011 से 2013 के बीच में अप्रूवल इनको मिला है। जितनी भी वैक्सीन हैं बेसिकली दे ऑल आर द एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट इनके जो ड्रग्स हैं, जैसे अल्कोहल है तो इसके अगेंस्ट की एंटीबॉडी है, निकोटीन के रिसेप्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडी है, ओपियोइड के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं। सो दिस ऑल आर द एंटीबॉडीज़। नाउ व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़ इन वैक्सीन डेवलपमेंट रिगार्डिंग डी एडिक्शन वैक्सीन्स। तो जो एडिक्शन वैक्सीन्स हैं इसमें जो एडिक्शन वाले कंटेंट होते हैं लाइक अल्कोहल है, तो सभी का अपना अपना प्रॉब्लम है, जिसके कारण जो है वैक्सीन डेवलपमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहला तो हर्डल ये है कि ऑल टारगेट मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल टू गेटिंग द इम्यून सिस्टम। तो एंटीबॉडीज़ एक्ट ही नहीं कर पाती क्योंकि ये जो टारगेट मॉलिक्यूल हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं। और दूसरा ये कि इसके लिए इसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा हायर लेवल ऑफ एंटीबॉडीज़ चाहिए होते हैं। तो ये सबसे बड़ा हर्डल है। अब हर एक मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो मेथेम्फेटामिन जो है उसकी लॉन्ग हाफ लाइफ होती है, और वो नर्वस सिस्टम से बहुत स्ट्रिक्टली बाइंड होता है। तो ऐसे में जो एंटीबॉडीज़ है वो
मॉलिक्यूल को फ्लश आउट करना बड़ा मुश्किल काम है एंटीबॉडीज़ के लिए। तो ऐसी अल्कोहल की हम बात करें तो अगर इथेनॉल जो है, अल्कोहल में जो इथेनॉल है वो इतना स्मॉल होता है कि एडिक्वेटली वो टारगेटेड ही नहीं हो पाता, बहुत छोटा है वो। अगर इसके अलावा हम बात करें जैसे हमने ऊपर भी मेथाम्फेटामिन की बात करी थी, तो मेथाम्फेटामिन का मैंने आपको बताया था हाफ जो लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, वो हाफ लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, इसकी हाफ लाइफ बहुत लॉन्ग होती है, तो ये प्रॉब्लम है। नेक्स्ट ये है कि जो भी एंटीबॉडी हम दे रहे हैं, तो जो भी हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं उसका बहुत शॉर्टर इम्यूनाइजेशन रहता है और फर्दर हमें सेकेंडरी इम्यूनाइजेशन भी करना पड़ता है। तो इसमें ये देखा गया है कि फॉर सस्टेन इफेक्ट लगभग इनिशियल शॉट तो 2 से 4 इनिशियल शॉट देने के बाद 2 से 4 बार बूस्टर देना पड़ते हैं इन एवरी 2 to 3 वीक्स ओवर फर्स्ट टू 8 वीक्स पीरियड। तो 6 से 8 सप्ताह के डिफरेंस में लगभग 2 से 4 बूस्टर डोज देना पड़ते हैं और ऐसे में केवल प्रोटेक्शन जो रहता है वो सिर्फ 3 से 6 महीने का ही रहता है, इतना कम रहता है। और नेक्स्ट ये है कि एडिक्शन पे डिपेंड करता है, अगर पेशेंट का खुद का विल पावर है और वो मोटिवेटेड है तभी वो पेशेंट उस वैक्सीनेशन करवाने के बाद में भी जो एडिक्शन की ड्रग है वो नहीं लेगा। अदरवाइज़ ये है कि अगर वो इस बीच एडिक्शन की ड्रग भी लेता रहता है तो फिर ये एक सीरियस हेल्थ रिस्क में आ जाता है और फिर इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं रहता। तो एंटी एडिक्शन वैक्सीन कैसे बनाते हैं? तो नॉर्मली जितनी भी एंटी एडिक्शन ड्रग्स हैं वो एज ए एंटीजन वर्क नहीं करती, इसीलिए इम्यून सिस्टम इन ड्रग्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता एज ए एंटीजन। और ये जो एंटी एडिक्शन ये जो एडिक्शन वाली जो ड्रग हैं ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके ब्रेन में चली जाती है और ब्रेन में जो पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं उनके साथ बाइंड हो जाती है। तो साइंटिस्ट लोग क्या कर रहे हैं कि इनको कोशिश कर रहे हैं कि इसको एंटीजन बना दें। सबसे पहले क्या करते हैं, इनको एंटीजन बनाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे एंटीजन बनाते हैं? तो जो ड्रग्स रहती हैं इनको सबसे पहले ये नॉन इम्यूनोजेनिक रहती हैं, तो इसको हेप्टेन के साथ बाइंड करते हैं। तो सपोज कि ये ड्रग है, ये नॉन इम्यूनोजेनिक है और इसको हमने सबसे पहले हेप्टेन के साथ बाइंड कर दिया और हेप्टेन को बाद में कैरियर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर दिया, ये कैरियर मॉलिक्यूल है। तो नाउ इट इज़ ए लार्ज इनफ टू बी डिटेक्टेड बाय इम्यून सिस्टम। और व्हाट इज़ द हेप्टेन? हेप्टेन वो होता है जो किसी मॉलिक्यूल को एंटीजेनिक बनाता है ना। इसकी डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ। दे आर द स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स ओनली व्हेन अटैच्ड टू ए लार्जर कैरियर सच एज प्रोटीन। तो हेप्टेन वो होते हैं जो तब एंटीजेनिक होते हैं जब वो किसी कैरियर मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होते हैं। और कैरियर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? कैरियर में भी वन दैट ऑल्सो डज नॉट इलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स बाय इट सेल्फ लाइक सीरम, ग्लोबुलिन, BSA और एल्ब्यूमिन। तो कैरियर मॉलिक्यूल भी बेसिकली इनर्ट प्रोटीन्स होते हैं और ये खुद से इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं कर पाते, लेकिन जब ये किसी हेप्टेन के साथ बाइंड होते हैं तब इस पूरे मॉलिक्यूल को एंटीजेनिक बना देते हैं। तो अब आप समझेंगे कि एडजुवेंट क्या होते हैं। तो एडजुवेंट भी मैंने लिखा है। एडजुवेंट इज द सब्सटेंस दैट इन्हांसेस द इम्यून सिस्टम्स रिस्पॉन्स टू द प्रेजेंस ऑफ एन एंटीजन। तो अगर कोई एंटीजन इम्यून रिस्पॉन्स की तरफ बढ़ रहा है, मतलब इम्यून सेल्स की तरफ बढ़ रहा है, तो एडजुवेंट क्या करता है कि उसकी एंटीजेनिसिटी को बढ़ाने का काम करता है। मतलब एंटीजन तो पहले से ही है लेकिन एडजुवेंट आपने मिक्स कर दिया तो वो इसकी एंटीजेनिसिटी को और बढ़ा देता है, यानी इस इम्यून रिस्पॉन्स को और कई गुना बढ़ा देता है। इसके एग्जाम्पल हैं एलम साल्ट, है ना, या फिर ऑयल्स हैं कुछ, या फिर अभी रिसेंटली जो रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं उसमें वायरोसोम्स हैं, घोस्ट बैक्टीरियल घोस्ट सेल्स हैं, वायरस लाइक पार्टिकल्स हैं। तो ये एज ए एडजुवेंट काम करते हैं। तो ये जो एंटी एडिक्शन ड्रग्स हैं इनके अगेंस्ट जो बी सेल है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है और फर्दर ये एंटीबॉडीज़ जो है हमारे इस हेप्टेन बेस्ड कैरियर बेस्ड जो ड्रग सिस्टम है इस पूरे को ब्लड ब्रेन बैरियर से क्रॉस नहीं होने देती, और क्योंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है और जो है एंटीबॉडीज़ की जो बी सेल की एंटीबॉडीज़ हैं वो इसके साथ बाइंड हो जाती हैं और बाइंड होकर के ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं करती है। अब एक्चुअल में मान लीजिए किसी ह्यूमन ने कोई ड्रग ले ली, एक्चुअल में ना तो वो हेप्टेन उस पर रहेगा ना कैरियर रहेगा, तो ऐसे में ये सिंगल ड्रग भी जब जाती है तो जो क्वांटिटी ऑफ एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी में वो सफिशेंट होती है, इतनी ज़्यादा होती है कि वो नॉर्मली इस ड्रग के साथ बाइंड हो जाती है। कोई इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट नहीं होता है यहाँ पे, सीधा सा बाइंडिंग हो जाता है और बाइंडिंग होने के बाद में ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, क्योंकि अब बाइंडिंग होने के बाद में जो मॉलिक्यूल जो स्मॉल था वो एंटीबॉडी के साथ मिलकर लार्ज हो गया है।
तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस नहीं होता। तो किसी भी टाइप का जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट है जिसको ब्रेन में जाने के बाद ये ड्रग कॉज करती है, जिसको हम यूफोरिक इफेक्ट कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, यूफोरिक इफेक्ट कहते हैं, तो ये इफेक्ट नहीं हो पाता। तो अगर आपको इस मैकेनिज़्म को अच्छे से समझना है तो आप सीडीसी का ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, उसमें एक अच्छा एनिमेशन है और उसमें लिखा है कि हाउ ए सक्सेसफुल एडिक्शन वैक्सीन वुड वर्क। एडिक्टेड वैक्सीन डेवलपमेंट में जो मेन लिमिटेशन है वो ये है कि एडिक्शन वैक्सीन इन ट्रायल्स आर ओनली इफेक्टिव फॉर 2 to 3 months। Booster shot should be needed several times a year for them to be effective। तो जितने भी हम एडिक्टिव वैक्सीन्स बना रहे हैं वो उसमें लगभग 3 से 4 मंथ का ही केवल इसमें एश्योरेंस मिलता है, सेफ्टी मिलती है, और साथ ही बूस्टर डोज भी जो होता है वो कई बार 1 साल में देना पड़ता है। लेकिन फिर भी जो एडिक्टिव वैक्सीन्स हैं उसका जो पीरियड है ऑफ द सेफ्टी वो बहुत कम है। फाइनेंशियल लिमिटेशन इसका ये है कि ह्यूमन टेस्टिंग फॉर वैक्सीन्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव, पोटेंशियली कॉस्टिंग हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स पर वैक्सीन। एक वैक्सीन को बनाने में लगभग 100 रुपये से लेकर के मिलियंस, 100 से लेकर मिलियंस डॉलर, नॉट रुपीज़, तो 100 से लेकर मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो होते हैं वो खर्च हो जाते हैं, और उसके बाद भी कोई ज़रूरी नहीं कि गारंटी मिले। और अगर इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा तो गवर्नमेंट जो प्रोग्राम्स होते हैं या डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज जो होते हैं वो कभी भी इसको प्रमोट नहीं करेंगे और ना ही इस टाइप के प्रोग्राम्स को सपोर्ट करेंगे। साथ ही फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं वो भी इस चीज़ को सपोर्ट इसलिए नहीं करती है क्योंकि इस टाइप के रिसर्च में 1 साल में 2 से 3 बार ये जो ड्रग है इसको देना पड़ेगा, इस वैक्सीन को देना पड़ेगा। इसका नेक्स्ट लिमिटेशन ये है कि टिल डेट ऑल एडिक्शन वैक्सीन्स कैन बी रेंडर्ड यूजलेस बाय ओवरवेलमिंग देम with the large amount of target drug. If someone want to get high while the vaccine is still active in their system, they just need to take more of the drugs। मतलब ये है कि वैक्सीन ऐसा नहीं है कि हमेशा ही इफ़ेक्टिव रहे। अगर किसी ड्रग का कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है तो ऐसे में जो वैक्सीन है वो इफ़ेक्टिव नहीं रहेगी। साथ ही सोसाइटी में ड्रग एडिक्शन इतना ज़्यादा है कि इफ़ अ पर्सन इज़ टेकिंग अ वैक्सीन ही शुड मोरली प्रिपेयर्ड फॉर नॉट टू टेक ड्रग अगेन एंड अगेन। अभी 1994 से कंटिन्यू कोकेन की वैक्सीन पर रिसर्च चल रहे हैं जिसमें कोकेन को एक कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड किया जाता है, विच फॉर दिस फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन वॉज डीएक्टिवेटेड बाय कोलेरा टॉक्सिन बी सब यूनिट प्रोटीन। और ये जो एडजुवेंट इसमें यूज़ करते हैं वो एलम होता है और इसको एफडीए ने अप्रूव किया है। तो फाइनली हर एक जो एडिक्शन ड्रग्स है उसको जब वैक्सीन में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका मेथड यही रहता है कि जो ड्रग रहती है उसको फर्दर एक हेप्टेन के साथ बाइंड किया जाता है। हेप्टेन के साथ बाइंड करने के बाद में हेप्टेन को कैरियर के साथ बाइंड किया जाता है, और जब कैरियर के साथ बाइंड कर दिया जाता है तो बाइंड होने के बाद में ये जो ड्रग मॉलिक्यूल है इट विल बिकम एंटीजेनिक and further it will aggravate the B cell production and further it will induce antibody production। ये जो एंटीबॉडीज़ रहती हैं ये कोकेन के अगेंस्ट रहती हैं या फिर किसी भी जो एडिक्शन ड्रग रहती है उसके अगेंस्ट रहती हैं, और इट विल बिकम ए लार्ज इनफ कि ये अब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाता। अगर ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट में और भी बहुत सारी, क्योंकि इसमें एंटीजेनिक प्रॉपर्टी आ गई है तो बहुत सारी बी सेल्स बहुत सारी एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। तो नेचुरली इन फ्यूचर अगर कोई पर्सन कोकेन लेता है तो ऐसी कंडीशन में उसमें एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंडिंग की प्रॉपर्टी रहेगी और एंटीबॉडीज़ को बाइंड करेगा सिंगल कोकेन को, और देन फर्दर ब्लड ब्रेन बैरियर को ये लार्ज मॉलिक्यूल क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्रॉस नहीं कर पाएगा तो फर्दर क्या होगा, इट विल बी मेटाबोलाइज्ड इनटू द लीवर टू इनएक्टिवेट मेटाबोलाइट। एंड इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे इसका डिग्रेडेशन हो सकता है, लाइक स्पॉन्टेनियस हाइड्रोलिसिस हो सकती है लीवर में, या फिर टिश्यू स्ट्रेस स्पेशली इन द लीवर जो रहते हैं उससे डिग्रेडेशन हो सकता है, और बाय ब्यूटेराइल कॉलिनस्ट्रेज जो कि ब्लड स्ट्रीम में रहता है। तो ये 3 टाइप के जो एंजाइम्स रहते हैं इसके थ्रू इसका डिग्रेडेशन होता है, और आफ्टर डिग्रेडेशन ये सिंपली बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे निकोटिन वैक्सीन की। तो इसके पहले हमने बात करी कोकेन वैक्सीन के बारे में। निकोटिन वैक्सीन इसलिए बनाना ज़रूरी है क्योंकि स्मोकिंग जो है एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ केयर रिलेटेड प्रॉब्लम है। WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट किया है कि अबाउट 1.3 बिलियन स्मोकर जो है वर्ल्ड वाइड हैं,
और अबाउट 5 मिलियन पीपल्स ऐसे हैं जो टोबैको रिलेटेड उसमें डेथ देखने को मिलती है, यानी कि टोबैको के कारण डेथ देखने को मिलती है। इसी कंडीशन को देखते हुए जो वैक्सीन डेवलप हुई है उसको एफडीए ने अप्रूव किया है, और इन 2 वैक्सीन्स के नाम हैं ब्यूप्रोपियोन एंड वेरेनिस्क्लीन। ब्यूप्रोपियोन एंड वेनेरिक्लीन, ये 2 ड्रग्स हैं, या ये कहें कि 2 वैक्सीन हैं जो कि एफडीए ने अप्रूव की है, और इसको हम कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, क्योंकि ये जो दोनों वैक्सीन्स हैं ये निकोटीन रिसेप्टर के साथ सीधा बाइंड हो जाती है और निकोटीन को बाइंड होने से रोक देती है, इसलिए इसको हम कहते हैं निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी। स्मोकिंग एडिक्शन एक्चुअल में इतना कॉमन है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज निकोटीन वैक्सीन बनाने में बहुत ही इंटरेस्टेड हैं, इसलिए इस पर जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और इन फ्यूचर जो है निकोटीन बेस्ड वैक्सीन्स मार्केट में होगी। निकोटीन वैक्सीन में जो क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, पहला निकोटीन वैक्सीन है NIC-002। इसका NIC-002 में जब इसकी स्टडी कुछ 341 स्मोकर्स पे की गई तो इसका जो रिज़ल्ट है वो 69% निकला, और इसको साइटोस बायोटेक्नोलॉजी और नोवार्टिस की तरफ से इस रिसर्च को कंडक्ट किया गया, क्योंकि इसमें क्या है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव इसलिए नहीं लेती है क्योंकि काफ़ी इसका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है ये, तो जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इंटरेस्ट लेकर के इस टाइप की रिसर्च ट्रायल्स कंडक्ट करवाती है। दूसरा जो निकोटीन वैक्सीन है वो है TANIC। NTANIC को सेल्टिक फार्मा कंपनी जो है क्लिनिकल ट्रायल करा रही है, और इसमें जो वैक्सीन है उसको रिकॉम्बिनेंट किया गया है विद द कोलेरा टॉक्सिन कॉन्जुगेट वैक्सीन के साथ में। नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है NIC वैक्स। जो निकवैक्स वैक्सीन है इसको नबी बायोफार्मास्यूटिकल्स या फिर एक और है ग्लेक्सोस्मिथ क्लीन, इनके द्वारा रिसर्च कंडक्ट हो रहा है, जिसमें बैक्टीरियल एक्सोप्रोटीन कॉन्जुगेट वैक्सीन के साथ में इसका कॉन्जुगेशन किया गया है। तो जब निकोटीन को बैक्टीरियल एक्सोप्रोटीन कॉन्जुगेट वैक्सीन के साथ में मिक्स किया जाता है और कॉन्जुगेट किया जाता है, तो ऐसे में इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जनरेट होती है और इट विल बिकम हाईली इम्यूनोजेनिक, एंड इससे जो बॉडी में एंटीबॉडी कंसंट्रेशन है वो भी अच्छा खासा आता है। तो इसके कारण जब भी कोई स्मोकिंग होती है तो डेफिनेटली वो सीज़ हो जाती है, क्योंकि निकोटीन रिसेप्टर ऑलरेडी जो होते हैं इन एंटीबॉडीज से बाइंड हो चुके होते हैं। निकोटीन बेस्ड वैक्सीन के रिसर्च ट्रायल में ये देखा गया कि इससे जो इम्यून सिस्टम है वो 6 से 12 मंथ तक इम्यूनाइज रहता है। तो दिस इज़ ए एडवांटेजियस कि जो वैक्सीन हम बना रहे हैं वो काफ़ी बेनिफिशियल होती है और काफ़ी लॉन्ग टाइम इसका कंसंट्रेशन एंटीबॉडीज़ का बना रहता है और मेंटेन रहता है। तो इन फ्यूचर अभी फर्स्ट से लेके फेज़ थर्ड ट्रायल्स तक जो कंडक्ट हुए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं, और डेफिनेटली इन फ्यूचर वी कैन फाइट अगेंस्ट टोबैको एडिक्शन इन एन इनोवेटिव वे। जो नेक्स्ट ड्रग है उसका नाम है मेथएम्फेटामिन। मेथएम्फेटामिन का भी एडिक्शन होता है, जिसमें ये एक्चुअल में टॉक्सिक ड्रग है, और ये स्पेशली सेंट्रल एंड पेरिफेरल सिम्पैथोमाइमेटिक इफ़ेक्ट शो करती है। तो ऐसे में जो पल्स रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और देयर इज़ इंक्रीज्ड लेवल ऑफ अलर्टनेस। तो अलर्टनेस भी इसमें बहुत ज़्यादा हो जाती है। मेथएम्फेटामिन लेवल का ये रहता है कि ब्लड में इसका फास्ट अपटेक होता है, बहुत जल्दी ब्लड में पहुंच जाती है, और ये ब्रेन में भी इसका कंसंट्रेशन विद इन सेवरल मिनट्स, बहुत जल्दी ब्रेन में भी इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। और जो ड्रग क्लियरेंस है वो ह्यूमन ब्रेन से बहुत फास्ट है। तो जैसे जो ड्रग क्लियरेंस है वो कोकेन का जितना फास्ट है इतना फास्ट मेथेम्फेटामिन का नहीं है। तो जैसे कोकेन कुछ सेवरल मिनट्स में ही चली जाती है ब्रेन से, लेकिन जो मेथेम्फेटामिन है वो काफ़ी टाइम तक ब्रेन में बनी रहती है। इसका जो प्लाज्मा हाफ लाइफ है वो 12 आवर्स तक का रहता है, और इसके कारण एक बार ड्रग लेने पर ये ड्रग लगभग 4 से 24 घंटे तक ब्लड में रहती है। मेथेम्फेटामिन जो है बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करती है, और बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स को अफेक्ट करने के कारण इसमें जो मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है वो होते हैं, लाइक स्ट्रोक, इंसोम्निया, एक्साइटेबिलिटी, सीजर्स, पैनिक अटैक, देन साइकोसिस एंड एग्रेसिव बिहेवियर।
मेथेम्फेटामिन भी एक ऐसी ड्रग है जो वेरी स्मॉल साइज़ की होती है, तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना बहुत मुश्किल होता है इम्यून सिस्टम को। ऐसे में साइंटिस्ट जो हैं मेथेम्फेटामिन को अ, एक हेप्टेन की तरह डिज़ाइन करते हैं और हेप्टेन के साथ कॉन्जुगेट करते हैं। फर्दर इस हेप्टेन को जो है कैरियर प्रोटीन के साथ में कॉन्जुगेट करते हैं एंड फाइनली ये जो कैरियर मॉलिक्यूल के साथ कॉन्जुगेशन करने के बाद में इसको एडजुवेंटेड भी करते हैं। तो एडजुवेंटेड होने से अब ये जो है एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इलिसिट करता है और इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती है। कितनी बार ऐसा होता है कि अगर हमने पहले से इम्यूनाइज़ नहीं किया हुआ है, तो ऐसे ह्यूमन बीइंग्स में हमें पैसिव इम्यूनोथेरेपी देना पड़ती है। पैसिव इम्यूनोथेरेपी में हमें सीधा एंटीबॉडी मेथएम्फेटामिन के अगेंस्ट इंजेक्ट करना होती है और ये एंटीबॉडीज़ होती हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। तो पैसिव इम्यूनाइज़ेशन करने के लिए या तो हम आईवी रूट से या सबकट रूट से या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीबॉडीज़ दे सकते हैं। ये एंटीबॉडीज़ कैसे रिकवर की जाती है? ये एंटीबॉडीज़ रिकवर की जाती है बाय गिविंग वैक्सीन्स टू द एनिमल्स और वहाँ से प्यूरिफाइड आईजीजी जो होते हैं उसको प्यूरिफाई किया जाता है। मेथेम्फेटामिन ड्रग के अगेंस्ट वैक्सीन बनाने के लिए जो कैरियर मॉलिक्यूल्स लिए जाते हैं वो मेथेम्फेटामिन के साथ में हम ऐड करते हैं हेप्टेन। तो हेप्टेन डिज़ाइन करते हैं। हेप्टेन डिज़ाइन करने के बाद जो कैरियर प्रोटीन्स रहता है वो जनरली आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑफ बैक्टीरियम नाइसेरिया मेनिंजाइटिस ग्रुप बी रहता है एंड की होल लिम्पेट हीमोसाइनिन रहता है। तो ये जो ओएमपीसी यानी आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियम नाइसेरिया मेनिंजाइटिस ग्रुप बी है और की होल लिम्पेट हीमोसाइनिन है, ये दोनों ही बहुत ज़्यादा हाईली इम्यूनोजेनिक फॉरेन कैरियर प्रोटीन्स होते हैं और इन दोनों का बहुत ही कॉमन वैक्सीन फॉर्मुलेशन में यूज़ होता है। और स्टडी की तो ये देखा गया कि जो ओएमपीसी है आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स जो है इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, चाहे वो किसी भी बैक्टीरिया का हो। हालांकि यहाँ पर नाइसेरिया मेनिंजाइटिस ग्रुप बी बैक्टीरिया है, लेकिन ओएमपीसी किसी भी बैक्टीरिया का हो इट विल बी वेरी अट्रैक्टिव एज ए कैरियर और उसको हम एंटी एडिक्शन कॉन्जुगेट वैक्सीन के रूप में इसको एज ए कैरियर यूज़ किया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल ऑफ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देखने को मिले। इसके अलावा इस ड्रग का जैसे हमने हेप्टेन डिज़ाइन कर लिया, हेप्टेन डिज़ाइन करने के बाद उसको कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड कर दिया, साथ में एडजुवेंटेशन भी किया जाता है। एडजुवेंटेशन किया जाता है विद द एलम साल्ट। इसके अलावा MF59 और इसके साथ में मोनोफॉस्फेराइल लिपिड ए, इनके साथ इसका एडजुवेंटेशन किया जाता है। फर्दर इन वैक्सीन्स का जो ऐसे है वो विद द हेल्प ऑफ कैसे किया जाता है, तो मान लीजिए हमें ये चेक करना है कि एंटीबॉडी बाइंडिंग एफिनिटी इस पर्टिकुलर जो मेथ एम्फेटामिन है उसके साथ कैसी है, उसकी काइनेटिक्स कैसी है फ्रॉम दीज वैक्सीन्स। तो उसके लिए हम जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो है सरफेस प्लाज्मोन रिजोनेंस। सरफेस प्लाज्मोन रिजोनेंस। इसके अलावा आइसोथर्मल टाइट्रेशन कैलोरीमेट्री भी यूज़ करते हैं फॉर जस्ट डिटेक्शन कि आखिर ये जो एंटीबॉडी है ये कितने अच्छे से उस ड्रग से बाइंड हो पा रही है। एंड फ्लोरोसेंस्ड थर्मोफोरेसिस। फ्लोरोसेंस्ड थर्मोफोरेसिस। इसके अलावा ये तो इन विट्रो टेक्निक हो गई। इन विवो टेक्निक में एनिमल मॉडल का यूज़ किया जाता है जिसमें मेथएम्फेटामिन को सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेड किया जाता है और इसके बाद एनिमल के लोकोमोटरी ऐसे को देखा जाता है कि एनिमल का जो लोकोमोशन है वो किस टाइप का हो रहा है। इसके बाद में जो ओपिएट एडिक्शन है वो भी बहुत कॉमन है। ओपिएट में आता है डिफरेंट टाइप के ऑल ओपियाइड्स लाइक मॉर्फिन, हीरोइन। तो ये क्या होते हैं, ये एनाल्जेसिक्स होते हैं यानी कि पेन किलर टाइप के होते हैं, सच एज विकोडिन में आता है, ऑक्सीकोंटिन में आता है। तो इसका जब बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगता है तो वो ड्रग एडिक्शन में आ जाता है। अदरवाइज़ मॉर्फिन है, हीरोइन है, ये नॉर्मली एनाल्जेसिक्स जितनी भी ड्रग्स आती हैं, जो भी पेन किलर्स वगैरह आती हैं, उनमें कॉमनली ये ड्रग्स होती है। लेकिन जब इसका एडिक्शन होता है और ड्रग एब्यूज़ हो जाता है तो इसके कारण इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और फर्दर ड्रग एब्यूज़ होने के कारण क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसीज़ होती है। क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसीज़ में क्या-क्या हो सकता है? क्रोनिक रिलैप्सिंग डिसीज़ होने पर मल्टीपल हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, मल्टीपल सोशल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लाइक देयर इज़ इंक्रीज़ रिस्क ऑफ एचआईवी, मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा डेथ रेट बढ़ जाएगी, क्राइम्स होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगा एंड ब्रेकडाउन ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होंगे। वर्ल्ड वाइड ग्लोबली देखा जाए तो जो हीरोइन का कंजप्शन है वो लगभग 340 मेट्रिक टन है इन 2008 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग।
और अभी आप रिसेंटली जब ये वीडियो देख रहे हों तब डेफिनेटली यू हैव टू सर्च कि हाउ मच हीरोइन कंजप्शन इज़ टेक्स प्लेस not only in global concern but as well as also in the Indian concern. तो ये जो मेरे पास डाटा है, इट वाज 340 मेट्रिक टन कंज्यूम्ड ग्लोबली इन 2008। करंटली जो ट्रायल्स चल रहे हैं ओपिएट एडिक्शन पर और स्पेशली हेरोइन पर, वो वैक्सीन का नाम है मेथाडॉन, और जो दूसरी वैक्सीन है उसका नाम है नेलट्रेक्सॉन। तो मेथाडॉन और नेलट्रेक्सॉन का यूज़ फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ओपिएट एब्यूज़ या ओपिएट एडिक्शन के लिए किया जाता है। जो मेथाडॉन मेंटेनेंस एंड नेलट्रेक्सॉन प्रोग्राम है, ये बहुत ही कॉस्टली होता है। इन 1996 alone in यूनाइटेड स्टेट अबाउट 21.9 बिलियन डॉलर्स अप्रॉक्सीमेटली हीरोइन एडिक्शन को दूर करने में खर्च किए गए। इसके अलावा जो मॉर्फिन की वैक्सीन है, वो 6 ईस्टर लिंक्ड मॉर्फिन टिटेनस टॉक्साइड वैक्सीन के रूप में डेवलप की गई है, जिसमें 6 ईस्टर लिंक्ड तो ये हेप्टेन हो गया, मॉर्फिन जो है ड्रग हो गई, और टिटेनस टॉक्साइड जो है कैरियर मॉलिक्यूल हो गया। इसके अलावा भी जो मॉर्फिन है उसको हेप्टेन से कॉन्जुगेट करके जो के एडजुवेंट किया गया, वो किया गया की होल लिम्पेट हेमोसाइनिन के थ्रू, और इससे जो है एंटीबॉडी प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा देखने को मिला। यहाँ पर मॉर्फिन को की होल लिम्फेट हेमोसाइनिन कॉन्जुगेट करने के साथ में जो एडजुवेंटेशन किया गया है, वो एडजुवेंटेशन एलम और मोनोफॉस्फोराइल लिपिड ए के थ्रू भी किया जा सकता है, जिससे और भी अच्छा एंटीबॉडी प्रोडक्शन देखने को मिलता है। जो एडिक्शन वैक्सीन है या एंटी एडिक्शन वैक्सीन है, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ी लिमिटेशन यही आती है कि देर इज़ अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंट में तो हर एक ड्रग का अपना खुद का मॉलिक्यूल होता है, खुद का कंपोजिशन होता है, और उसके साथ में डिफरेंट टाइप का हेप्टेन ऐड होता है, डिफरेंट टाइप का जो है उसमें कैरियर ऐड होता है, डिफरेंट टाइप के एडजुवेंट्स ऐड होते हैं, और फर्दर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे हैं जिसका एडिक्शन एनिमल्स में नहीं होता है। तो ऐसे में एनिमल स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है और ह्यूमन ट्रायल करना मुश्किल होता है। तो अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट डेवलपमेंट प्रोसीजर, द मेन हर्डल इज़ द एथिकल इशू, लीगल इशू एंड रेगुलेटरी चैलेंजेस। ये जो हैं सबसे ज़्यादा होते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम डेवलपमेंटल हर्डल्स, ethical, legal and regulatory challenges are the barriers to implementation of these innovative treatments. इसका जो सेकेंड बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि देर इज़ फेलियर ऑफ विल पावर और एज विलफुल मिसकंडक्ट। तो बहुत सारे लोग इसके लिए तैयार नहीं होते हैं, और बहुत सारे लोगों में आफ्टर गिविंग द वैक्सीन दे विल अगेन एडिक्ट टू द सेम थिंग, और वो वापस से विदाउट एनी विल पावर उस ड्रग का यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं वो हाई रिस्क पर इसको एज ए एडजुवेंटेड करके, एज ए इसका पूरा कैरियर वैरियर बना करके, और इसको एज ए वैक्सीन लॉन्च करती है। तो कितनी बार इसके लीगल एक्सपोजर होने के कारण बॉडी में डिफरेंट टाइप के ऑर्गन डैमेज देखने को मिलते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये जो सिंगल वैक्सीन है, इसमें मल्टीपल हम एडजुवेंट्स से कॉन्जुगेट करके जो एंटीजन्स हैं उसका एक्सपोजर बार बार करवाना पड़ता है। मतलब ये सिंगल टाइम सिंगल वैक्सीनेशन नहीं है, ये लॉन्ग एक्सपोजर ऑफ पर्टिकुलर वैक्सीन हमें 2 से 3 बार तक तो उसको 2 से 3 सप्ताह के बीच में देना होता है वैक्सीन को। साथ में इसको हमें 1 साल में कितनी बार 2 से 3 बार उसके बूस्टर डोज लगाना होते हैं। सो इट विल बी अगेन ए टीडियस जॉब टू डू दिस। साथ ही इस टाइप के जो एडिक्टेड पेशेंट्स हैं, उनमें जो ये एडिक्शन है वो होने के कारण ये पीपल से एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि रिटर्न में इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को कुछ बेनिफिट मिलेगा, और ऐसे पेशेंट जो होते हैं काफ़ी पुअर होते हैं और उनकी तरफ से पुअर रिटर्न देखने को मिलता है, जबकि कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। और नेक्स्ट ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें कोई कंसर्न नहीं मिलता, जिससे कि ये बहुत ही हाई कॉस्ट पे किया जाने वाला ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन स्मोकिंग एक ऐसा एडिक्शन है जो कि वर्ल्ड वाइड है, और इसमें फिर भी बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, और इसमें बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं इंटरेस्टेड है। इसका एक रीज़न ये भी है कि जो निकोटीन है उसके साथ जो पॉसिबल बाइंडिंग ऑफ एंटीबॉडीज़ है वो काफ़ी ईजी होती है और काफ़ी प्रोलॉन्ग होती है, अदर देन अदर ड्रग्स।
क्योंकि जो बाकी जो ड्रग्स हैं उसमें जो एंटीबॉडी बाइंडिंग कैपेसिटी है वो इतनी नहीं होती। इसमें एक लीगल एंड इथिकल इशू ये भी आता है कि जितने भी एडिक्शन वाले पेशेंट्स होते हैं दे आर जनरली ऑफेंसिव इन नेचर। तो ऑफेंसिव नेचर होने के कारण ये एक लीगल इशू रहता है और इसके ट्रीटमेंट के लिए सपोज़ कितनी बार इम्प्रिजनमेंट भी करना पड़ता है, जिसके कारण जो पर्सन है वो काफ़ी ऑफेंसिव हो जाता है। इसलिए अंडर जुरिस्डिक्शन इस वर्क को किया जाता है। नॉर्मली एडिक्शन एडोलेसेंट एज में ज़्यादा होता है, इसलिए स्पेशली इन केस ऑफ निकोटिन की अगर हम बात करें तो यदि हम किसी एडोलेसेंट एज में ट्रीटमेंट देते हैं, वैक्सीन देते हैं, तो एडोलेसेंट कंडीशन में सब्सिक्वेंटली अगर एडोलेसेंट के द्वारा 10 टाइम्स मोर स्मोकिंग ऑफ सिगरेट्स किया जाता है, तो ऐसे में निकोटिन रिसेप्टर ब्लॉक होने की बजाय निकोटिन रिसेप्टर जो ब्लॉकेज हो रहा है वो इतना नहीं हो पाता विद द हेल्प ऑफ एंटीबॉडीज़। और उल्टा ये होता है कि देर इज़ इंक्रीज इंजेक्शन ऑफ कार्सिनोजन एंड इट विल फर्दर ब्लॉक द वैक्सीन वर्क एंड वैक्सीन डज नॉट वर्क। इसके अलावा नेक्स्ट लिमिटेशन एंड कॉम्प्लिकेशन ये है कि बहुत सारी मदर्स जो कि प्रेग्नेंट हैं उनमें इस ड्रग एब्यूजिंग प्रेग्नेंट वुमेंस में इस टाइप की वैक्सीन्स का यूज़ करना बहुत ही डेंजरस होता है, जस्ट नॉट फॉर द वुमन बट ऑल्सो फॉर देयर फीटस। इसीलिए इट जो जो मदर्स होती हैं उनको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ते हैं। इसलिए फाइनली पेरेंट्स माइट रिक्वेस्ट दैट देयर चिल्ड्रंस बी वैक्सीनेटेड टू प्रिवेंट फ्यूचर ड्रग एब्यूज़। तो ऐसे पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट किया जाता है कि उनके चिल्ड्रंस को पहले से ही वैक्सीनेट करवा लें ताकि किसी भी टाइप के फ्यूचर के ड्रग एब्यूज़ से बचा जा सके। इवन दो द रिस्क ऑफ फ्यूचर ड्रग एब्यूज़ फ्रॉम देम एन इंडिविजुअल माइट नॉट बी वेल डिफाइंड। नेक्स्ट एंड लास्ट लिमिटेशन ये है कि FDA approval has been of great concern to those companies who might manufacture, license and sell these vaccines। तो जो भी कंपनीज इसको बनाती है, लाइसेंसिंग करती है और इसका सेल आउट करती है, उसको कहीं ना कहीं FDA का अप्रूवल मिलना ज़रूरी होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी एडिक्शन वैक्सीन्स। नाउ द नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक वैक्सीन जिसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रांसप्लांट सर्वाइवल एंड प्रोलॉन्गिंग वैक्सीन्स।